Hello the students of physics class 11. I Abhay Kumar today going to deal with part 7 of the first chapter, physical world. The physical world, the topic is towards unification of forces and nature of physical laws. First of all, towards the unification of forces, that is to unify basic forces in nature. The main aim of physics is to unify the basic forces found in nature. For it, different scientists attempted, some of them succeeded and some other not. First of all, Newton unified terrestrial and celestial domains. That is, terrestrial means related to the earth and celestial means related to heavenly bodies. By a common law which is called Newton's law of gravitation. After that, the experimental discoveries of Oersted and Faraday, that is Oersted experiment and Faraday's experiment or Faraday effect, unified both domains, electricity and magnetism, as a single domain which is called electromagnetism. Electricity and magnetism as a single domain known as electromagnetism. After that, Maxwell unified this domain electromagnetism with optics or light. In optics, we study the phenomenon of light. That branch in which we study phenomena of light is called optics. So Maxwell unified electromagnetism and optics with the discovery that light is an electromagnetic wave. And then Einstein attempted to unify electromagnetism and gravity or gravitational force, but he could not succeed in it. After a gap, Abdul Salam and others unified electromagnetism or electromagnetic force and weak nuclear force as a single force, which is known as electroweak force. Attempts have been made to unify the electroweak and strong nuclear forces and even to unify the gravitational force with rest of the three fundamental forces. These attempts are being made in present time. तो अब इसको हिंदी लैंग्वेज में भी हम थोड़ा सा समझा दें। फिजिक्स की स्टडी का मेन उद्देश्य है प्रकृति में उपस्थित जो मौलिक बल हैं उसको एक साथ करना, और इसके लिए सबसे पहले न्यूटन ने पृथ्वी की चीज़ों
उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, और आकाशीय चीज़ों जिसको सेलेस्टियल कहा जाता है, उन क्षेत्रों को एक कॉमन लॉ के द्वारा, जिसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है, कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा उसको यूनिफाइड कर दिया। पृथ्वी की चीज़ों को, पार्थिव और खगोलीय क्षेत्रों को एक कर दिया एक कॉमन लॉ के द्वारा, जिसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। उसके बाद ऑर्स्टेड का प्रयोग और फैराडे का प्रयोग से जो रिजल्ट मिला, उसके द्वारा धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ कंबाइन किया गया और उसका नाम विद्युत चुंबकत्व रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश की, ऑप्टिक्स को एक साथ कंबाइन किया अपने इस खोज से कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद आइंस्टीन ने विद्युत चुंबकत्व और गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल को एक साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो सके। उसके बहुत बाद, कुछ वर्षों के बाद, अब्दुल कलाम और कुछ अन्य उनके साथी वैज्ञानिकों ने विद्युत चुंबकत्व और वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कमजोर नाभिकीय बल को या दुर्बल नाभिकीय बल को एक साथ मिलाया और उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रोवीक फोर्स, दुर्बल विद्युतीय बल, दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल और कमजोर नाभिकीय बल, दोनों को मिलाकर दुर्बल नाभिकीय बल को मिलाया गया अब्दुल कलाम और उनके साथी वैज्ञानिकों के द्वारा, और जिसका नाम रखा गया दुर्बल विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और वर्तमान समय में यह प्रयास जारी है, यह काम हो रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स मतलब दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मिलाने का प्रयास हो रहा है। और यही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण बल को बाकी प्रकृति के 3 अन्य मौलिक बलों से भी मिलाने का प्रयास चल रहा है। तो ये सब हो गया आपको टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, माने बलों का एकीकरण की ओर जो प्रयास हो रहा है उसके बारे में। अब हम डील करेंगे इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, माने भौतिकी के नियमों की प्रकृति, उसके बारे में देखते हैं। नाउ नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। In physics, we will deal with nature and natural phenomena. Those natural phenomena are explained on the basis of certain laws, and these laws are expressed in terms of some physical quantities, such as electric charge, mass, energy, linear momentum and angular momentum. These 5 quantities are called conserved quantities because these quantities do not change with time. So these quantities are known as conserved quantities. And now conservation laws related to these quantities. The physical laws governing the conservation of these quantities, these 5 quantities, electric charge, mass, energy, linear momentum and angular momentum. These are 5 conserved quantities which do not change with time. So these quantities are governed by some physical laws, and those laws are called
कंजर्वेशन लॉज. तो कंजर्वेशन लॉज रिलेटेड टू 5 फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन एज law of conservation of electric charge. This states that the total electric charge of an isolated system. Isolated system means if no external force or forces acting on the system, then that system is called isolated system. A system is an assembly of various particles और bodies. वेरियस पार्टिकल्स और बॉडीज का जो असेंबली है, कलेक्शन है, उसको हम सिस्टम कहते हैं. और अगर उस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करता है तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. इफ नो फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. The total electric charge of an isolated system remains constant or conserved. तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नियत होता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यू कैन राइट डाउन. It states that the total electric charge of an isolated system remains constant. So this is the law of conservation of electric charge. और एग्जाम्पल में इसका देख सकते हैं. There are so many examples. We will deal with in class 12. In first lecture also we will discuss about law of conservation of electric charge. In shortly here we are dealing it in shortly. In short, one of the example is if we rub a glass rod with silk cloth, then glass rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged. There is transfer of electron taking place between the glass rod and silk. So total electric charge of the system means glass rod और silk cloth दोनों मिलकर के सिस्टम हो गया. वह रब करने के बाद आफ्टर रबिंग इज 0 and before rubbing both silk cloth and glass rod were uncharged. So net charge or total charge before rubbing was also 0 and after rubbing it is also 0. That is charge is conserved. That is conserved or constant. That means total charge on the system, that is glass rod and silk, before rubbing and after rubbing it comes out to it is 0. 0 means constant. जितना पहले था रब करने के पहले उतना ही रब करने के बाद है. तो ये एग्जाम्पल हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में भी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ को हिंदी में कह सकते हैं भौतिकी के नियमों की प्रकृति. तो भौतिकी में हम प्राकृतिक घटनाओं का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं. और ये प्राकृतिक घटनाएं कुछ भौतिक राशियों के द्वारा या उसके पद में एक्सप्लेन होती है, उसकी व्याख्या होती है. और वो जो क्वांटिटी है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, मास मतलब द्रव्यमान, एनर्जी मतलब ऊर्जा, लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग और एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग. तो ये 5 क्वांटिटीज हैं जिसको कंजर्व क्वांटिटीज, हिंदी में इसको संरक्षित राशियां कहा जाता है, जो समय के साथ नहीं बदलती हैं, इसलिए इसका नाम संरक्षित राशियां हैं. कंजर्व क्वांटिटी है, दे डू नॉट चेंज विथ टाइम. और इनसे संबंधित जो नियम है उसको संरक्षण नियम कहा जाता है. इन संरक्षित क्वांटिटी से संबंधित जो नियम है उसको संरक्षण नियम कहा जाता है, जिसमें कि पहला नियम है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम.
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो यह बतलाता है कि किसी विलगित निकाय अभी बतलाए आइसोलेटेड सिस्टम, वैसा निकाय सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं जिस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करे, उसको विलगित निकाय कहा जाता है। वह कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और एग्जाम्पल में हमने बतलाया अभी कि किसी ग्लास की छड़ को, कांच की छड़ को सिल्क कपड़ा से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ और सिल्क के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और वह स्थानांतरण कांच की छड़ से सिल्क में होता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। लेकिन जितना धन आवेश कांच की छड़ पर होगा उतना ही ऋण आवेश सिल्क पर होगा, इसलिए कुल चार्ज जो है रगड़ने के बाद शून्य हो जाता है। और रगड़ने के पहले भी न कांच पर कोई आवेश था, विद्युत आवेश था, और न ही सिल्क पर, दोनों अनावेशित थे, इसलिए कुल आवेश जो है जीरो पहले भी था रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद भी जीरो हो गया। तो इस प्रकार आवेश संरक्षण नियम को ये फॉलो कर रहा है, का पालन इसमें हो रहा है इस एग्जाम्पल में। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ विच इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी एंड देन एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। अब बोर्ड साफ करने के बाद हम देखते हैं आफ्टर क्लीनिंग द बोर्ड। second conservation law is the law of conservation of mass energy, which was given by Einstein. According to it, mass of a body is converted into energy and vice versa. Vice versa means energy can also be transferred into mass. Mass can be converted into energy, and energy can also be converted into mass, and it can be according to the famous relation, mass energy relation given by the Einstein, E is equal to mc square, where a small m is the mass converted into energy and c is the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 to power 8 meter per second. और इसका एग्जाम्पल एटमिक और न्यूक्लियर बम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसमें भी काफ़ी एनर्जी, जब एक्सप्लोजन होता है तो काफ़ी एनर्जी, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। या न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय विखंडन, जिसमें कि एक बड़ा नाभिक न्यूटन फास्ट मूविंग न्यूटन पार्टिकल के बम्बार्ड से रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाइड में टूटता है और काफ़ी एनर्जी मुक्त होती है। उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, हिंदी में नाभिकीय विखंडन। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम है, जो कि दूसरा नियम है जो कि आइंस्टीन ने दिया था इसको, जिसके अनुसार मास जो है द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा एनर्जी को मास में, मतलब द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। और वह उनके द्वारा ही, आइंस्टीन के द्वारा ही दिए गए एक फेमस रिलेशन के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है, और वह है E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ m जो है मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एंड c वह निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल है, जो कि 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जो कि सेकेंड कंजर्वेशन लॉ है। और नाउ द थर्ड कंजर्वेशन लॉ इट इज ऑल्सो ए फेमस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। In the usual form, it can be stated as energy can neither be created nor be destroyed, rather means but it can only be it can be converted from one form of energy, converted from one form into another form. This is the usual form of the law of conservation of energy, which holds both for microscopic bodies और माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक जो लार्ज साइज का हो, एंड ऑल्सो फॉर माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्म चीज़ों का है, जैसे न्यूक्लियर है, मोलिकुलर है। तो दोनों में जो है, दोनों डोमेन के लिए, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, बोथ डोमेन्स के लिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसको हिंदी में कहा जाता है, वह होल्ड करता है। और यह बतलाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है एवं न ही नष्ट होती है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में
रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका मतलब जब से यह ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, तभी से इसके प्रत्येक पार्टिकल में, इसके प्रत्येक बॉडी में कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित रही होगी। इसका अर्थ यही हुआ, क्योंकि यह न तो नष्ट हो सकता है, न ही उत्पन्न हो सकता है। तो इसका मतलब जब से यूनिवर्स का बर्थ है, जब से इसका, तभी से इसके प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक बॉडी के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है। और दूसरे फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, जो कि सम ऑफ विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम जो है कांस्टेंट है। गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग जो है वह नियत है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट होगा, जिसको कि एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। जब किसी बॉडी को फ्रीली फॉल होकर हाइट पर रखते हैं, वहाँ से फ्रीली फॉल करते हैं, वहाँ से गिरा देते हैं, ग्रेविटी के एक्शन में वह गिरेगा, तो जब हाइट पर है इनिशियल पोजीशन में, तो उसका केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। मान लीजिए इस हाइट पर रखे हैं, मान लीजिए 5 मीटर हाइट पर रखे हैं, तो केवल उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब फॉल करेगा तो उसमें उसका हाइट घटेगा, हाइट घटने से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता है। तो वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी था उसमें कमी आई, तो वह कमी एक्चुअल वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना कमी पोटेंशियल एनर्जी में आया है वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बीच के किसी प्लेस में, जगह पर जब पार्टिकल पहुंचा, बॉडी पहुंचा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। और जब जमीन पर स्ट्राइक करेगा बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उसमें जब जमीन पर पहुंचेगा तो उसमें टोटल जो है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा जमीन पर, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्सन काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में हो सकता है, लेकिन कन्वर्सन हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं होगा। दोनों का सम जो है कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। देयर आर ऑल्सो सो मेनी एग्जाम्पल्स। Now we have to study two more laws, which is called which we will see after cleaning the board. Force conservation law is conservation of linear momentum, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और it states that in the absence of an external force or forces, linear momentum of a system remains constant. Here the system is an isolated system because no force is acting on the system. That is, in symbol, P vector is equal to m into v vector. M is the mass of the body which is moving, which is in motion, and v is its velocity. The linear momentum is is measured as the product of mass and velocity, और its symbol is p vector. तो कोई एक बॉडी है या दो बॉडी है, दो से अधिक बॉडी है, सबका टोटल जो लिनियर मोमेंटम होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा। इट इज फॉर दिस इज फॉर ए सिंगल पार्टिकल सिस्टम। It can hold for 2 or more than 2 particle system also, but total linear momentum of the system remains constant. Or the examples of this law is recoil of a gun. When a gun is fired, the gun recoils in backward direction, while the bullet advances in the forward direction. But total linear momentum of the system, that is gun and bullet, remains constant on the same line. So it is one of the example. And rocket propulsion is another example.
रॉकेट नोदन या रॉकेट का छोड़ा जाना, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है। इसके अलावा इसमें न्यूटन का गति का तीसरा नियम का भी पालन होता है, लेकिन यहाँ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है रॉकेट प्रोपल्सन में। हिंदी लैंग्वेज में भी एक बार कह दें, इसको बतला दें कि अगर कोई विलगित निकाय है, मतलब वैसा निकाय, वैसा पिंड जिस पर बाहर से कोई बल नहीं काम करे, तो उसका कुल रेखीय संवेग जो होता है नियत होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियत का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसी को रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया, गन का छोड़ा जाना और रॉकेट नोदन या रॉकेट का छोड़ा जाना, दोनों में इस प्रिंसिपल का रेखीय संवेग संरक्षण नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है। एंड फिफ्थ लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये रोटेशनल मोशन में होता है, जब बॉडी रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसमें ये होल्ड करता है। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी पर जो एक्सटर्नल एजेंसी काम करता है, एक्सटर्नल चीज जो काम करता है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। इट स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, रोटेट करने वाली वस्तु में बॉडी में जो है एक्सटर्नल जो एजेंसी काम करता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो उस पर बॉडी पर काम करता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क इन प्लेस ऑफ फोर्स विच इज इन लीनियर मोशन, इन द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में फोर्स है, वही रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क के रूप में रोटेशनल मोशन में। तो इट स्टेट दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स, और पार्टिकल और सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। माने बाहर से कोई अगर बल आघूर्ण बॉडी पर टॉर्क काम नहीं करता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का होगा या पार्टिकल का होगा वो कांस्टेंट होगा, या सिस्टम का होगा वो कांस्टेंट होगा। और मैथमेटिकल फॉर्म में इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, L इजकल टू mvr इजकल टू कांस्टेंट। हेयर वी कैन ऑल्सो राइट हेयर कांस्टेंट, P इजकल टू mv इजकल टू कांस्टेंट। ये तो फॉर्मूला हो गया लीनियर मोमेंटम का, ये कांस्टेंट होता है तो आप इक्वल टू कांस्टेंट लिख दें, और यहाँ भी आप कांस्टेंट लिख दें। ये फॉर्मूला हो गया लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का, विच इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। It is the vector product of momentum. P is replaced by mv can be replaced by p vector, and r vector is the position vector, that is perpendicular distance of the particle from the axis. उस कण का, उस पार्टिकल का एक्सिस से घूर्णी अक्ष से दूरी है, लांबिक दूरी है, जिसको स्थिति सदिश भी कह सकते हैं उस कण का, क्योंकि स्थिति सदिश एक निश्चित बिंदु से होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल वेक्टर, स्मॉल एल और कैपिटल एल इजकल टू mv क्रॉस r इजकल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा जो अगर बाहर से कोई टॉर्क काम नहीं करे। इसका भी एग्जांपल, मोशन ऑफ ए प्लैनेट जैसे अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। केप्लर ने बतलाया था कोई प्लैनेट सन के अबाउट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है इन प्लेस ऑफ सर्कुलर पाथ। पहले सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट माना जाता था, लेकिन बाद में इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, अंडाकार आकृति का, थोड़ा सा चिपटा। तो कोई भी प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड, जैसे अर्थ ही है तो उसका सन के अराउंड मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं भी होगा। सन हो सकता है कि इलिप्टिकल पार्ट में जो है, इलिप्स में जो है जो सन का पोजीशन होगा इलिप्स के फोकस पर होता है। तो अर्थ हो सकता है कि कभी सन के करीब आ जाए और कभी सेंटर पर रहता तो बीच में होता, सर्किल रहता तो बीच में होता, लेकिन इलिप्स तो थोड़ा सा चिपटा है, अंडाकार है, इसलिए सन का पोजीशन किसी समय प्लेनेट सन के करीब होगा और किसी समय फारदेस्ट डिस्टेंस पर, अधिकतम दूरी पर भी होगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों पर, दोनों ही जगहों पर प्लेनेट का जो लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो कांस्टेंट होगा। सेकेंड एग्जांपल, ए डाइवर जंपिंग इनटू वाटर। गोताखोर जब पानी में कूदता है, नदी में या कोई जलाशय में, तो अपने शरीर को हवा में एक्रोबैट करते हुए, मोड़ते हुए, उसको घुमाते हुए सर्कुलर लूप में तब कूदता है, तो उसमें भी उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह कांस्टेंट होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हिंदी लैंग्वेज में बता दें कि बाहरी बल आघूर्ण अगर किसी पिंड पर काम नहीं करता है, काम न करे, बाहरी बल आघूर्ण, बल की जगह पर बल आघूर्ण का उपयोग होता है रोटेशनल मोशन में।
तो अगर बाहरी बल का आघूर्ण काम नहीं करे तो उस पिंड का जो कुल पिंड का जो कोणीय संवेग है, या उस कण का या पिंड का या निकाय का जो कोणीय संवेग है वह नियत होता है। और उसको लिख सकते हैं फॉर्मूला में L = mv क्रॉस r। ये सदिश गुणन है, रेखीय संवेग mv, रेखीय संवेग का सूत्र, और r जो है लांबिक दूरी है उस कण का अक्ष से, घूर्णी अक्ष से, या उस कण का स्थिति सदिश कह सकते हैं, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको लिख सकते हैं L वेक्टर = mv क्रॉस r कैन बी रिटन एज mod v mod r × sin थीटा। तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन लॉज। अब कंजर्वेशन लॉज का सिमेट्री प्रिंसिपल से, सिमेट्री और स्पेस से कैसे रिलेशन है, 2-3 पॉइंट उसका शॉर्ट में हम उसको बताएं, और यही आज लास्ट टॉपिक हो जाएगा, उसको करते हैं। Now the last topic of this part, and it is the final part. Part 7 is the final part of this chapter, physical world, and it is conservation laws, which we have discussed, and symmetry of nature. How conservation laws are related to symmetry of nature. नेचर के सिमेट्री के साथ कैसे उसका रिलेशन है, कनेक्शन है। तो डीप कनेक्शन बिटवीन कंजर्वेशन लॉज का डीप कनेक्शन है। इट हैव कंजर्वेशन लॉज हैविंग डीप कनेक्शन विथ सिमेट्री ऑफ नेचर। सिमेट्री ऑफ नेचर मीन्स स्पेस टाइम सिमेट्री, स्पेस और टाइम दोनों उसमें इन्वॉल्व है। और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम सिमेट्री आर 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो स्पेस टाइम सिमेट्री से रिलेटेड है। देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री ऑफ नेचर। फर्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजीनियस से होमोजेनिटी हुआ। होमोजेनिटी मीन्स सेम होना, इट मीन्स द स्पेस इज ए लाइक सेम एवरीवेयर। स्पेस हर जगह समान है, स्पेस जो है हर जगह सेम है, इसी को कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। दैट मीन्स द लॉज ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। लॉज ऑफ नेचर है वह यूनिवर्स का लॉज ऑफ नेचर है, वह स्पेस में हर जगह सेम होगा। जैसे अर्थ पर दो चीज़ के बीच में, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और सन के बीच में मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से होल्ड होता है, और अर्थ और मून के बीच में भी जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वह भी जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही होल्ड होगा, उसी से रिलेटेड है। मतलब एक ही लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है अर्थ और सन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको गाइड करेगा, और वही लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको भी गाइड करेगा। दैट इज नेचर ऑफ लॉज का जो नेचर है, लॉज ऑफ नेचर, वह स्पेस में कहीं भी हो वह चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि स्पेस इज होमोजेनियस एवरीवेयर। कोई एक्सपेरिमेंट आप कहीं करें, एक जगह करें फिर दूसरी जगह जाकर करें वही एक्सपेरिमेंट, तो उसका रिजल्ट सेम मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस ऑफ इट। नाउ द second property to the concept of space is isotropy of space. सिमेट्री ऑफ नेचर का सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रोपी मीन्स ऑल डायरेक्शंस ऑफ द स्पेस आर यूनिफॉर्म। जो भी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वह सभी सेम है। लैब में कोई एक्सपेरिमेंट आप, फॉर एग्जाम्पल इफ इन ए लेबोरेटरी वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फेसिंग ईस्ट, then facing west, then facing towards north, and then towards south. Same experimenting done, we arrive at the same result. रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स स्पेस जो है आइसोट्रोपी है। स्पेस जो है वह समरूप है, हर जगह आइसोट्रोपी समान है।
समरूप है। होमोजेनिटी का मतलब समांग होता है हिंदी में, ये समरूप है, हर जगह समरूप है, संदेश है। दैट इज ऑल डायरेक्शंस ऑफ स्पेस आर इक्वली प्रीफर्ड एंड दिस gives the isotropy of space gives rise to the law of conservation of angular momentum because it is related to direction। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन जो है स्पेस का सेम है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल मोशन में होता है, डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। तो दिस लीड्स टू द आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस गिव्स राइज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड फर्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी था सिमेट्री ऑफ नेचर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी वह है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो इससे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इससे मिलता है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस गिव्स राइज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कि लीनियर मोशन में होता है, रेक्टिलिनियर मोशन में। क्योंकि स्पेस जो है हर जगह सेम है तो इसलिए इससे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इमर्ज होता है और आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस से कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड थर्ड एंड फाइनल इज also important one which is homogeneity of time। it means the laws of nature do not change with time। laws of nature जो है वह टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अगर हम किसी जगह या और किसी लैब में किसी एक्सपेरिमेंट को आज करते हैं और फिर 2 साल 5 साल या 5 साल बाद करते हैं, आफ्टर 2 or 5 years the same experiment is done at the same place or in the same laboratory, the result we get from the experiment is same। उस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये बतलाता है कि होमोजेनिटी ऑफ टाइम है। सिमेट्री ऑफ नेचर का जो ये फंडामेंटल थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेस टाइम सिमेट्री का, तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम मींस लॉज ऑफ नेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो इसको एग्जाम्पल के साथ हमने बतलाया कि कोई एक्सपेरिमेंट अभी करते हैं किसी जगह और उसी को 5 साल बाद करते हैं, 5 years के बाद रिजल्ट सेम आएगा। और दिस लीड्स टू द होमोजेनिटी ऑफ टाइम और दिस प्रॉपर्टी लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देता है जो अभी हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन लॉ में। कंजर्वेशन लॉज का वन ऑफ द लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो ये दिस पार्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर द फिजिकल वर्ल्ड। नाउ वी विल मीट अगेन in the second chapter, that is first part of the second chapter in the next part. Thank you very much.